10वीं और 12वीं जमात का उर्दू निसाब 17 साल पुराना, ना ही नज़म में कोई तब्दीली हुई और ना ही नसर में। गुज़श्ता कल से ये बात जो है वो मौज़ूए बहस बनी हुई है कि आखिर 17 साल से 10वीं और 12वीं जमात का उर्दू निसाब तब्दील क्यों नहीं हुआ। हालांकि इस पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर फारूक अहमद पीर साहब ने ये कहा कि रवा साल नवंबर तक 10वीं और 12वीं जमात का उर्दू निसाब तब्दील होगा अगर हालात ठीक रहे तो। बहुत से आशिकान उर्दू ने, जो उर्दू के चाहने वाले हैं, उन्होंने भी इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया कि निसाब में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू व कश्मीर में भी बहुत से आदीब हैं, बहुत से शायर ऐसे गुज़रे हैं जिनके कलाम जो हैं वो 10वीं और 12वीं जमात की उर्दू में शामिल होने चाहिए। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, जो तहरीक बकाए उर्दू की अदबी तंजीम के साथ भी मुंसलिक हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे उर्दू के हवाले से कि उर्दू का माजी कैसा है हमारे जम्मू व कश्मीर में, हाल कैसा है और मुस्तकबिल में क्या कुछ उम्मीद रखेंगे। इसके अलावा जो उर्दू का जो 10वीं और 12वीं जमात की जो बात चल रही है कि 17 साल से तब्दील नहीं हुआ उर्दू निसाब, उस वाले से भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। जी शुक्रिया लाजवाल की पूरी टीम का और खसूसी आपका कि जो आपने वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत मैं कहूँगा कि बातें आपने की और इस अहम मौजू पर जो है आज डिबेट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। इरफान आरिफ साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा उर्दू का माजी हमारे जम्मू व कश्मीर में कैसा रहा है। अगर हाल की बात करें तो हाल में किस तरह से आप उर्दू को देखते हैं और मुस्तकबिल में किस तरह की उम्मीदें करेंगे, हम किस तरह की उम्मीद रखें कि क्या उर्दू ज़बान को किस तरह का फ़रोग़ मिलना चाहिए और किस तरह का फ़रोग़ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साफ ज़ाहिर कर देना चाहता हूँ कि उर्दू ज़ुबान का माजी बहुत ही ताबनाक रहा है, बहुत ही खूबसूरत दरख्शंदा रहा है। यूँ कहें कि हमारा उर्दू ज़ुबान के साथ ओढ़ना बिछोना रहा है। हमारा से मुराद कि हम हिंदुस्तानियों का ये ज़ुबान अमन की है, मोहब्बत की है, कौमी यकजहती की ज़ुबान है और मुश्तरका तहज़ीब जो हमारा कल्चर है उसकी अलामत है। और जाहिर सी बात है जो हाल है इस वक्त वो भी खूबसूरत है। ये अलग बात है कि बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरती से ये पल रही है, पनप रही है। और ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि जितने भी हमारे सार्क ममालिक हैं, हमारे खलीज ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं, वहाँ आप देखें या उर्दू की नई नई बस्तियों के नाम से जो भी बस्ती आज आबाद होती जा रही है, चाहे वो कनाडा है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है, जर्मनी है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। जैसे कि अभी आपने अपनी इब्तदाई बात में कहा है कि तहरीक बकाए उर्दू के हवाले से मैं यहाँ बात भी करना चाहूँगा। हमने इस प्लेटफॉर्म से यकीन जानिए दुनिया भर से जुड़ने की कोशिश की है, चाहे दोहा, कतर, सऊदी अरब हो, ओमान हो, जापान हो, हमारा बरतानिया हो, जितने भी ममालिक हैं, अगर मैं गिनना शुरू करूँगा कम से कम 50 ममालिक हैं जहाँ तक हम पहुँच पाए और हर एक से बात हुई है। बहुत ही अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, वहाँ अदब भी लिखा जा रहा है, बेहतरीन वहाँ के मैगज़ीन्स हैं, रसाइल, और अगर हम अखबारात की बात करें बहुत अच्छा। और मुस्तकबिल की जो आप बात आपने की है, तो इन्हीं बातों को हम बुनियाद बना के कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान का मुस्तकबिल भी बहुत ही खूबसूरत है और रहेगा। इसलिए रहेगा कि देखिए ज़ुबान वही ज़िंदा रहती है जिसके बोलने वाले ज़िंदा हों। तो जब उर्दू ज़ुबान का बोलने वाला, इसको पढ़ने वाला, इसको समझने वाला, सुनने वाला ही नहीं बल्कि लिखने वाला भी सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है। ये तबका किसी एक कौम का नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि उर्दू पर यह जुल्म भी है कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है, ऐसा नहीं है। ये हिंदू भी पढ़ रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इत्तेहाद की निशानी है। तो आप पूरी दुनिया को आप देखें या तहरीक बकाए उर्दू के प्लेटफॉर्म पर जितने भी किए गए इंटरव्यूज़ इस वक्त 200 से ज़्यादा हैं, आप उनको देखें। हर
शख्स ये कहता है कि उर्दू मेरी ज़ुबान है, उर्दू तहज़ीब की ज़ुबान है, उर्दू कौमी यकजहती की ज़ुबान है, उर्दू मोहब्बत प्यार अमन की ज़ुबान है, तो ऐसी ज़ुबान के साथ हर वक्त जो है जुड़े रहना चाहिए और पॉलिश होते रहना चाहिए। यानी कि अभी आपने बात की कि 17 साल पुराना हमारा निसाब जो है, इसमें तब्दीली क्यों नहीं आई, ये फ़िक्र लम्हिया है, इस पर गौर करने की बात है। आज हम कहते हैं कि साइबर एज है, आज हम कहते हैं कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, आज हम कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। तो ऐसी जहां हर वक्त हमें ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आती है इस तेज़ रफ्तारी के आलम में, अब आप देखिए कि कोरोना जैसी महामारी ने हमें कितना घेर रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम कितनी नई नई टेक्निक्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कितने नए नए हम मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इससे पहले और इससे आइंदा आने वाला जो ज़माना है हमारा, इन सब को देखते हुए हमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी। आरिफ साहब, 17 साल से महकमा को उर्दू निसाब तब्दील करने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई, कि क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि एक कमेटी फ्रेम करें, कमेटी होगी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मुतहरिक करने की ज़रूरत है, एक्टिव करने की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ के मेंबर बन जाते हैं तो फिर वही है कि बस मेंबर तक ही हम महदूद रह जाते हैं, सिमट जाते हैं। काम करने की ज़रूरत है, फ़आल रहने की ज़रूरत है। 17 साल बहुत होते हैं, तब तक हम कह सकते हैं कि 5 साल मंसूबे के तहत यानी तीसरा सिलेबस आ जाना चाहिए था। तो हर 5 साल या 3 साल के बाद जो है निसाब चेंज होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। आपने आगाज़ में ही कहा था कि हमारी रियासत में भी ऐसे बहुत सारे कलमकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं, जो सिलेबस का हिस्सा बन सकते हैं, बनना भी चाहिए। मैं इस वक्त हायर एजुकेशन में हूँ और यकीन जानिए कि हम भी कोशिश करते हैं कि 3 साल का ही सिलेबस बनाते हैं और फिर चेंजिंग लाते हैं। यहाँ आरिफ साहबाई जैसा शख्स हमारे हाथों अभी पिछले साल जो है यानी फोत हो गए। आरिफ साहबाई के साथ साथ विद्यारतन आसी साहब वो भी इंतकाल कर गए। आज की अगर दुनिया में हम देखें, प्रितपाल सिंह बेताब है, ये मैं नाम इसलिए जानबूझ के ले रहा हूँ, यानी आप देखिए कि मैंने विद्यारतन आसी का नाम लिया, प्रितपाल सिंह बेताब का लिया, मैंने आरिफ साहबाई का नाम लिया, यानी ये गैर मुस्लिमों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उर्दू के साथ ऐसा ना आप जोड़ेंगे सिर्फ मुसलमानों के। हमारे यहाँ प्रेमचंद से लेकर आज तक हज़ार ऐसे शायर हैं, अदीब हैं जिन्होंने उर्दू के लिए काम किया है। तो उर्दू निसाब को बड़ा एक मैं कहूँगा कि रंग बनाना चाहिए। इसमें हमारी रियासत से भी कुछ अदीबों को लेना चाहिए, शायरों को लेना चाहिए। हम अगर जम्मू की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं, कश्मीर की बात करें तो रफ़ीक राज जैसे सीनियर लोग हैं, नाज़की बरादरान्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूँ किसका ना लूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे निसाब में शामिल होने के काबिल हमारी रियासत में बेशुमार अदीब हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं, आने चाहिए। 25% रखें तो जो 75% हमारा है उसमें हम आलमी मंजरनामे को देखते हुए तब्दीलियां ला सकते हैं। हम वही मीर और गालिब पर ही ना रहें। आज नया सिनेरियो है, नई दुनिया है, नई नई बातें हो रही हैं। आरिफ साहब, उर्दू को रोज़गार के साथ जोड़ने के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए? बहुत ज़रूरी है ये भी, और बहुत अच्छा भी लगा कि देखिए आज जो ज़ुबान रोज़गार फराहम ना कर सके वो कहीं ना कहीं हमें दम तोड़ती हुई नज़र आती है। लेकिन यकीन जानिए मैं उर्दू को बिल्कुल रोज़गार का एक हिस्सा मानता हूँ। आज उर्दू को बस वही है कि हमें इसकी अहमियत को जानना चाहिए। उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं है, उर्दू एक तहज़ीब है, उर्दू एक कल्चर है, इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब बराए नाम यानी पास होने के लिए हम रख लें कि नहीं जी मैंने 12वीं और 10वीं में या बीए में या एमए में बस पास होना है, डिग्री लेनी है, तो उसके लिए नहीं। अगर आप इसको एक रोज़गार के साथ जोड़ के देखें अपनी मैं अब देखिए कि मैं इस वक्त एक ओहदे पे अगर हूँ तो उर्दू के वसातत से हूँ, उर्दू के ज़रिए से हूँ। लोगों को भी चाहिए कि आज उर्दू में बेबहा जो है रोज़गार के वसाइल हैं। मसलन आप देखिए ट्रांसलेशन बहुत बड़ा विंग कायम हो सकता है। हमें हिंदी की किताबें, संस्कृत की किताबें, डोगरी की किताबें, साइंस की किताबें, उसके बाद मेडिकल की किताबें आप देखिए। इसके अलावा बहुत सारी तारीख़ की किताबें, माशियात की किताबें उठाकर हमें चाहिए कि उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो है उर्दू में ट्रांसलेट करके नए लोगों तक पहुँचाएँ। तो ट्रांसलेशन का कितना बड़ा एक विंग बन सकता है। फिर हर डिपार्टमेंट में आज देखिए कि
اردو کے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. بذات خود میں نے 2 بار گورنر کا خطاب جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے. بجٹ سیشن میں اسمبلی کے اس میں مجھے موقع ملا ہے ٹرانسلیشن کا, اور ہم یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پیڈ بھی کیے جاتے تھے. اسی طرح آج ہر چوراہے پہ ایک دکان آپ کو ملے گی جہاں کمپیوٹر اسسٹنٹ کی ضرورت ہے, جہاں اردو نوئنگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. پوسٹر وار آج چل رہی ہے. آپ دیکھیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا پوسٹر آپ کے پوسٹر سے بہتر بنے, تو ڈیزائنرز کی ضرورت ہے, ڈیسک ٹاپ کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو روزگار کے ساتھ جڑ سکتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو پبلشنگ ہاؤسز ہیں آج بہت سارے, کتابیں ہر تیسرا آدمی جو آج کتاب نکال رہا ہے. پروف رائٹرز کی ضرورت ہے. بہت سارے وسائل ایسے ہیں جن کو ہم تلاش کر سکتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ خالی ہم ڈگری کے لیے اردو پڑھیں تو یہ ضرورت میں کہوں گا کہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے. آپ اردو اس لیے پڑھیں تاکہ آپ انسان بن سکیں, اردو آپ اس لیے پڑھیں تاکہ آپ کی ایک پہچان بن سکے, اردو آپ اس لیے بھی پڑھیں تاکہ آپ کو روزگار بھی مل سکے. عارف صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ تحریک بقائے اردو کی ادبی تنظیم سے منسلک ہیں. کس مقصد سے یہ تحریک بنائی گئی ہے اور کیا کس طرح سے ابھی تک جو ہے کام ہوا ہے اس تحریک کی جانب سے؟ دیکھیے کہ خوش قسمت ہوں میں کہ ہمیں جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ملے, یعنی فاروق شاہ بخاری صاحب KS آفیسر ہیں. انہوں نے ایک خواب دیکھا راجوری میں, جب میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اردو کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہم بھی خدمت کر سکتے ہیں. تو بس بیٹھتے بیٹھتے ہم نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا, ہمارے جو مقاصد ہیں ان میں اگر ہم خاص چیز دیکھیں تو بس سب سے پہلا ہم نے ٹارگیٹ یہ رکھا کہ لوگوں کے اندر سے احساس کمتری جو ہے وہ دور کی جائے, ان کے اندر ایک بولڈنس پیدا کی جائے, کہ بیداری لانے کی کوشش کی جائے, اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ جس زبان کے ساتھ آپ جڑے ہیں, اور ہماری ریاستی زبان بھی تھی, اب بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آ چکی ہیں, چاہے وہ ڈوگری ہو, ہندی ہو, پنجابی والے بھی اب پیچھے پڑے ہیں, کشمیری ہے, جتنی بھی زبانیں ہیں. لیکن اردو چونکہ آج سے 10 سال پہلے ہماری تنظیم بنی ہے 2010 جنوری میں, تو 10 سال کے اس عرصے میں ہم نے 20 طرح کے کانفرنسز کیے ہیں, 20 طرح کی ہم نے ڈیبیٹس کی ہیں, سیمینار کیے ہیں, کوئز کیے ہیں, اور مقصد یہ تھا کہ اردو کا چلن ہو. ہم نے سائن بورڈز اردو میں بنوائے, ہم نے مائل سٹونز اردو میں, یعنی جن کو ہم سنگ میل کہتے ہیں, وہ اردو میں لکھوانے کی کوشش کی. ہم نے نوٹنگ اردو میں کرنے کی کوشش کی, کروانے کی کوشش کی. جو جتنے بھی سیکٹوریل ہیڈز ہیں ان کے پاس ہم درخواست لے کے جاتے رہے. جو ان کی تختیاں ہوتی ہیں, نیم پلیٹس ہوتی ہیں, ان کو ہم نے اردو میں لکھوانے کی کوشش کی, اور بہت اچھا ہمیں رسپانس بھی ملتا رہا. چاہے وہ پونچھ کے ڈپٹی کمشنر تھے, راجوری کے تھے, سری نگر کے. پھر ہم نے کوشش کی کہ بچوں کے اندر ایک ایسی بیداری لائی جائے کہ اگر وہ کسی دوسرے سبجیکٹ میں ٹاپ کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے. تو ہم نے یہ رکھا کہ جو اردو میں ٹاپ کرے گا ہم اسے ایوارڈ دیں گے, یا جو سول آئے گا تو اسے ایوارڈ دیں گے. تو یہ چیزیں جی میں جاننا چاہوں گا کہ 10 سالوں میں تحریک لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کس قدر کامیاب رہی ہے؟ دیکھیے, آج ہر چھوٹا بڑا شخص شاعر, ادیب, محقق اردو کے ساتھ جڑا ہے اور تحریک کے ساتھ بھی جڑا ہے. تحریک بقائے اردو ہم نے بے شک ریاستی سطح پر شروع کی تھی, لیکن دیکھیے کہ دھیرے آج ہم نے ہندوستان کا ایسا کوئی بھی خطہ نہیں ہے جہاں سے ہمارے مہمان, ہمارے دوست, ہمارے ممبرز نہ ہوں. چاہے وہ ناگپور ہو, مہاراشٹرا ہو, بھوپال ہو, دلی ہو, ممبئی ہو, جتنے بھی ہیں, میں اب کس کا نام لوں, راجستھان ہے, یہاں سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں اور خوبصورت کنورسیشن ہوتی رہتی ہے. لیکچرز ہم نے کروائے ہیں, اور وہاں کی اگر اردو کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں تو یہاں پہنچائی ہیں, یہاں کی وہاں تک پہنچائی ہیں. اور نہ صرف ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, چائنا اور خلیج ممالک یعنی گلف کنٹریز جتنی بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی, عمان ہو, متحدہ عرب امارات ہو, سعودی ہو, اسی کے ساتھ ساتھ جو اردو کی نئی بستیاں پنپ رہی ہیں, بن رہی ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, سویڈن ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, آذربائیجان ہے. یہ وہ ہیں, نام لے رہا ہوں کہ جہاں سے ہمارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. بہت اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے. بہت سارے میگزینز اردو کے یعنی شائع ہو رہے ہیں, اخبارات شائع ہوتے جا رہے ہیں. اور تحریک کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ تحریک ادب کے نام سے بنارس سے ہم رسالہ بھی نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی میں کہوں گا کہ جیسے ہم کہیں گے کہ بھائی
अचीवमेंट्स क्या क्या दिखाई जाएं। हम यही कहेंगे कि जब भी कहीं कुछ ऐसा उर्दू का अहम मसला दरपेश होता है तो वो तहरीक बकाए उर्दू के प्लेटफॉर्म पे आना, इसके साथ इश्तराक यानी कोलैबोरेशन रख के कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाना, ये हमारी, मैं कह सकता हूँ। आरिफ साहब, किस तरह के उर्दू ज़ुबान को आम करने फैलाने में किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि हर बच्चा जो है वो उर्दू बोल सके? ये बहुत ही अच्छा और मैं कहूँगा कि खूबसूरत सवाल है, इसलिए कि हमें चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्लों को ये पैगाम दिलाएं कि देखिए उर्दू हमारी ज़ुबान है, हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, और इसकी अहमियत देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। यानी कि वही है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम मोहब्बत वाली ज़ुबान पढ़ रहे हैं, तहज़ीब वाली ज़ुबान पढ़ रहे हैं, तो इसके फैलाने में हमें चाहिए कि सरकारी सतह पर भी हमारी मैं कहूँगा कि पजीराई होनी चाहिए, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। जो उर्दू के अखबारात हैं, ठीक है ना, उनमें इश्तिहारात मिलने चाहिए। जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या उनके जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो उर्दू अखबारात में भी आने चाहिए। अंग्रेज़ी वालों के हाँ तो आते ही आते हैं, उर्दू वालों को भी उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। इसी तरह स्कूल लेवल तक, यानी हमने कोशिश ये भी की थी, एक पहलू ये भी निकला है कि हमने उर्दू सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों में जा के इंस्टॉल किए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं चाहे वो बहुत सारी स्कीम्स के तहत उन्हें कंप्यूटर जो है फराहम किए जाते हैं, कभी आर्मी, कभी सिविलियन, कभी खुद हमारी सरकार, तो उनमें भी हमने उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो ऐसे ही हर स्कूल में जब हम कह रहे हैं कि आज का दौर जो है ये डिजिटल दौर है, तो उर्दू के लिए भी उर्दू सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएँ, उर्दू अखबारात निकाले जाएँ, और जो होल्डिंग्स हैं, जहाँ बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगती हैं हमारे किसी भी इवेंट की, वो उर्दू में भी बने, अंग्रेज़ी में हो ही हो, बाकी भी जिस ज़ुबान में वो बनवाना चाहें वो बनवाएं। और दूसरा ये है कि उर्दू के स्कॉलर्स को, उर्दू के स्टूडेंट्स को भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, उनको भी वक्तन फ़वक्तन जो है अपने मयारात पर जांचा जाए, परखा जाए। जब भी वो किसी इम्तिहान में टॉप करते हैं तो उनको भी सपोर्ट किया जाए। कुछ ऐसे इनामात, कुछ ऐसे अवार्ड्स रखे जाने चाहिए कि जो बच्चा, जैसे हमने रखा था, अगर कोई बच्चा 100 में से 100 लेता है, हम उसे किस तरह का इनाम देंगे। बहुत सारे अवार्ड्स हमने रखे थे, जिनमें एक महाराजा प्रताप सिंह अवार्ड हमने रखा था, कि कुछ बड़े अदीबों को भी हमने दिया, शायरों को भी दिया। तो हमारी रियासती हुकूमतों को भी चाहिए कि वो उर्दू, क्योंकि हमारी अपनी ज़ुबान है, इसका असासा, इसका ढांचा सारे का सारा हिंदुस्तानी है, तो इस हिंदुस्तानी ज़ुबान को समझ के इससे मोहब्बत की जानी चाहिए, और इसके फेवर में मैगज़ीन्स निकलने चाहिए, यानी कॉलेज लेवल का मैगज़ीन हो, स्टूडेंट्स लेवल का मैगज़ीन हो। और जो एक हायर एजुकेशन ने एक कमेटी अभी फ्रेम की थी, कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, जैसे दिल्ली में है वैसे ही रियासती कौंसल जम्मू कश्मीर की बनी थी, उसमें हायर एजुकेशन ने एक रिसाला निकाला था, आला तालीम, तो उसको भी बहाल किया जाए, दोबारा से शुरू किया जाए। मैं उसका एडिटोरियल मेंबर भी था, और मैं उस कौंसल का मेंबर भी था जो कौंसल यहाँ बनी थी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, और जितने भी दफातर हैं यहाँ, उन दफातर का अपना अपना उर्दू एक मैगज़ीन निकलना चाहिए। एक माहौल उर्दू का बनेगा तो हर तरफ जब आप देखेंगे कि हमारी ज़ुबान है, हर जो हमें गवर्नमेंट ने स्टेटस दिया है, यानी कि आईने हिंद जब हम देखते हैं तो इस आईने हिंद के तहत जो 22 ज़ुबानें हमारी रिकॉग्नाइज्ड हैं, तस्लीम शुदा हैं, उनमें उर्दू भी एक है। तो उर्दू को वही तमाम इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है हम उस तक पहुँचें, या हुकूमत को खुद चाहिए कि उर्दू ज़ुबान को इसका वो मर्तबा, इसका वो स्टेटस जो है वो बहाल करना चाहिए जो हमारे आइन में है। आइन में है कि 345 दफ़ा जो है हमारा, उसमें किसी भी सूबाई लैंग्वेज को हम सरकारी ज़ुबान बना सकते हैं, और 346 और 47 उसमें भी है कि हम उर्दू के साथ साथ किसी दूसरी ज़ुबान को भी, जैसा यहाँ अब हुआ भी है, उर्दू के साथ साथ यहाँ कुछ और ज़ुबानें भी शामिल करके सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया है। तो जब दर्जा दिया जाता है तो फिर उसके साथ वो इज़्ज़त भी की जाए, उसके साथ वो सलूक भी किया जाए कि हम भी कहें कि हाँ ये हमारी मादरी ज़ुबान है, ये हमारी मादरी ज़ुबान के साथ साथ सरकारी ज़ुबान है। तो
अच्छा भी लगेगा। गवर्नमेंट को चाहिए एक बार फिर से कि अखबारात को ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई मिले, रिसाइल और उसके साथ साथ तमाम दफातर में उर्दू कल्चर को यानी फ़रोग मिले, ट्रांसलेटर रखे जाएं, बच्चों के अंदर स्किल कोर्सेज जो हैं आज कंप्यूटर जैसे वो कॉलेजेस के अंदर भी दिए जाने चाहिए और कोशिशें की जानी चाहिए कि हर कॉलेज के अंदर जो है उर्दू सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, जिनने उर्दू ज़बान को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। और हमारा जो मेन टॉपिक रहा आज का वो ये था कि गुज़श्ता कल से जो मौजूद बहस बनी हुई थी बात के 10वीं और 12वीं जमात का जो उर्दू निसाब है वो पिछले 17 साल से तब्दील नहीं हुआ है, जिस पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर फ़ारूक अहमद पीर साहब ने ये कहा था कि रवां साल के नवंबर तक जो है सिलेबस जो है तब्दील किया जाएगा। उर्दू 6ठी से 12वीं जमात तक जो है उर्दू निसाब तब्दील किया जाएगा और 10वीं जमात तक जो है कश्मीरी का जो है निसाब है उसमें अज़सर नौ तब्दीली की जाएगी। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।